अब सब पर सलामती हो। अदा जाफरी का लिखा हुआ है, कांटा सा जो चुबा था वो लौ दे गया है क्या, घुलता हुआ लहू में ये खुर्शीद सा है क्या। मैं आंधियों के पास तलाशे सबा में हूं, तुम मुझसे पूछते हो मेरा हौसला है क्या। सागर हूं और मौज के हर दायरे में हूं, साहिल पे कोई नक्शे कदम खो गया है क्या। एक ख्वाब दिल पजीर घनी छाओं की तरह, ये भी नहीं तो फिर मेरी जिंजीर पा है क्या। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो क्या चीज़ें हैं। 3-4 केसेस हैं जिनके ऊपर बात हो रही, और उन्हीं केसेस को लेके उसके मंतकी अंजाम के बारे में बातें हो रही हैं, और फिर उन्हीं केसेस की वजह से ज़िला इंतज़ामिया जो इकदाम उठा रही है उस पर बातें हो रही हैं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 39 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दी है, जिसके लिए बाकायदा NOC भी जारी कर दिया गया है। यानी इजाज़त भी दी गई तो 39 शराइत के साथ। NOC की शराइत के मुताबिक जलसा जो है वो मुकर्रर वक्त के ऊपर ख़त्म करना है। जलसे में रियासत के खिलाफ नारे या तकरीर की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा किसी किस्म की हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 जून को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला करके हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अब जलसे की इजाज़त तो मिल गई, यानी उस जगह की इजाज़त मिली है, क्या उस जलसे तक जाने की इजाज़त मिलेगी, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जिस तरीके से पहले हब्स का मुजाहरा किया जा चुका है, और जिस तरीके से इस वक्त अगर मौसम को देखा जाए तो मौसम की हिद्दत और फिर माजी करीब के अंदर जो इकदाम हुए हैं उससे मायूसी या बददिली की जो कैफियत है, क्या उसको देखते हुए कोई जलसे में आएगा तो जलसे में वो तादाद नहीं हो सकेगी। तो इस बिना के ऊपर वो जलसे की इजाज़त दी गई। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो टोलियाँ आएंगी इस्लामाबाद में, उन्हें कहाँ पर रोका जाएगा। पंजाब से कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल सकते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी निकलना मुनासिब भी नहीं समझते, और उन लोगों को लगता है कि कोई और मलबा हमारे सर पे पड़ेगा। तो अब ये एक तरफ खाम ख्याली के लोग नहीं आ सकेंगे, दूसरी तरफ कुछ वजूहात भी हैं, लेकिन जाएंगे तो वो मामला किस हद तक संजीदा हो सकता है ये देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सरबराह जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा होंगे, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पे समाअत जो है वो 3 जून को होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली जो है वो दिल की तकलीफ के बायस बेंच में शामिल नहीं है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था जो मखसूस नशिस्तों को देने के हवाले से था। तो अब इस ज़मन के अंदर एक फुल कोर्ट को तश्कील दिया जा चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जो है वो जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। इससे पहले स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला दिया था। अब जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे ख़त्म कर दिया गया, और अब उसके ऊपर 13 रुकनी बेंच बन चुका है। अब एक तरफ मामला इस्लामाबाद के 3 हलकों का है, वो 3 हलकों में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अफराद के हक़ में हैं, वो शवाहिद उनके हक़ में है, तस्दीक शुदा फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। जीतने वाले के पास फॉर्म 45 तो है लेकिन तस्दीक शुदा नहीं है। तो अब उस केस का फैसला और फिर बाद में ये मखसूस नशिस्तों के उसूल के, क्योंकि अभी तक वो मखसूस नशिस्तें जो इजाफत के तौर पर दी गई हुई थी उन सब को डी नोटिफाई कर दिया गया था। अब ये 13 रुकनी बेंच बैठता है, इसमें सिर्फ यही डिस्कस नहीं होगा, इसमें फिर इसके पीछे मुहर्रिकात के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, दीगर केसेस के ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और मुझे ये लगता है बादिन नज़र में ये ऐसा होगा कि जो दीगर केसेस हैं उनके ऊपर भी शनवाइयाँ तातुल का शिकार हो जाएंगी कि ये केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहां से अभी कोई फैसला आए तो फिर करते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया। वफाकी हुकूमत ने बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन को बिल्स की मद में रिलीफ देते हुए 200 यूनिट तक की सब्सिडी बर्दाश्त करने का फैसला किया। अब कैसे होगा
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत की है और प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाने की मुआशी टीम की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन होंगे जो बिजली निर्खों में जिन्हें सब्सिडी दी जाएगी और आइंदा माली साल बिजली निर्खों में इजाफा जो है वो प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं किया जाएगा। एक तरफ हमें ये कहा गया कि 200 यूनिट तक के लिए आपको सोलर मिलेंगे, दूसरी तरफ हमें यह कहा गया कि 200 यूनिट तक के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, लेकिन अब कहा गया कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए चीज़ें कुछ और होंगी। अब बड़े सारिफीन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा और प्रोटेक्टेड सारिफीन को रवा माली साल के इख्तिताम तक 160 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अब इंटरनेशनली मॉनिटरी फंड जो है वो इसको किस हद तक मानता है या गो हेड देता है ये अलग मामला है, लेकिन वफाकी हुकूमत इस ज़मन के अंदर ये कोशिश कर रही है कि जहां तक हो सके बयानात कुछ ऐसे दे दिए जाएं कि जिससे जो इस वक्त हवा बनी हुई है उस हवा में कुछ कमी वाक़ई की जा सके। अब नजम सेठी साहब एक और क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया। पहले इकदाम में वीपीएन को ब्लॉक किया जाएगा, दूसरे में यूट्यूब को किया जाएगा, तीसरे में सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या ये हुकूमत को सूट करेगा? क्योंकि वीपीएन लगाया जाएगा तो अपनी ट्विटर पोस्ट कैसे की जाएगी? उधर बानी पीटीआई इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर होने वाली सकूते ढाका से मुतालिक वीडियो पे तहरीक इंसाफ जो है वो भी मुश्किल में है। अडियाला जेल में पाबंदी सलासिल इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से सकूते ढाका से मुतालिक एक वीडियो शेयर की गई थी और हबूद रहमान कमीशन का तस्करा किया गया था। सियासी रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो का मामला उठाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इसकी वजाहत देना पड़ गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई वीडियो जो है वो सियासी तनाजुर में थी, जबकि मरकजी तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने पहले तो वीडियो की मुकम्मल तहकीकात के मुतालबे की हिमायत की, लेकिन फिर यह कह दिया कि उन्होंने तो वीडियो अभी तक देखी भी नहीं है। और फिर जब कल के दिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मामले की तहकीकात के लिए अडियाला जेल पहुंची तो बानी पीटीआई ने एफआईए टीम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर वीडियो पे जवाब देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी कि मैं उसके ऊपर जवाब नहीं दूंगा। फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तफ्तीशी टीम से ये कहा कि वो अपने वकला के बगैर शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। आप डायरेक्ट आके मुझसे बात नहीं करेंगे, वकला मेरे आएंगे, उनसे मुशावरत होगी, फिर शामिल तफ्तीश होगा। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से मुतनाज़ वीडियो पर वजाहतें देने का सिलसिला अभी तक जारी है और साबिक वफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली जो अली मोहम्मद खान साहब हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से एक बयान जारी किया गया है। अली मोहम्मद खान साहब उन सियासतदानों में शुमार होते हैं जो मोतबर सियासतदान। अली मोहम्मद खान साहब ने भी सन 1971 से मुतल्लिक वीडियो से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाताल्लुक करार देते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर होने वाली वीडियो का उनको इल्म नहीं है। उन्होंने कहा 1971 से 2018 तक के हालात जो हैं वो दोबारा ना पैदा किए जाएं और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आइंदा जो है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से जो भी मवाद जो है वो शेयर होगा वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं किया जाएगा, उनकी मर्जी को उस पर शामिल किया जाएगा। अब बगैर मर्जी के अगर उसको जारी किया गया और फिर एक तरफ से ये भी कहा गया कि ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है ये बैरून मुल्क से चल रहा है तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं या तो एक स्टैंड वो लें जिसके ऊपर डट सकें या फिर अवामी हिमायत में वो बात ना करें कि जिससे दूसरे दिन आपको मुकरना पड़ जाए। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने जो अवामी वर्कर्स कन्वेंशन था उनका, उसमें तो दबंग अंदाज में उन्होंने ये बात कर दी कि कुछ लोग जो हैं वो साजिशें कर रहे हैं, काली भेड़ें हैं अदलिया के अंदर, और बाद में वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो माजी के लोगों के लिए बात की गई थी। लेकिन माजी के लोग, सवाल ये बनता है कि माजी के लोग अब की ज़मानतों में किस तरीके से सहूलतकारी या साजिशें कर सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कशीदगी को कम करना है तो बानी पीटीआई को अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। लेकिन उन्हें ये लगता है कि बानी पीटीआई कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा जो है वो 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सानिया मशरकी पाकिस्तान का हवाला देकर कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं और सियासत या खेल में जिसने भी बानी पीटीआई से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को मज़ीद तूल देते हुए ये बात की कि जनरल बाजवा बाप
جنرل فیض ان کے چچا ہوتے تھے. اب سارا ملبہ جو ہے یہ انہی پہ ڈال رہے ہیں. یہ آپ ان کی چیزیں دیکھ لیں تو یہ انہی کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک طرف سے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ بند رکھیں اور دوسری طرف سے وہ بھی بمبارمنٹ کر رہے ہیں. تو کیا اس ماحول میں کوئی حوصلہ افزا بات ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے تو یوں ہی ایک طرف سے بیان دیں، دوسرے دن اس سے انکاری ہو جائیں. آپ بھی بیان دیں اور اس سے انکاری ہو جائیں. حالات اس سے صحیح سمت کو گامزن نہیں ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.